दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, गुड की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। आज लोगों की बारी जो कहें कह ले। एक बार सारे बच्चे फटाफट से हाजिरी लगा दो, लाइक का बटन दबा दिया करो, ठीक है? मतलब ठीक है जी, चलो एक बार फटाफट से बताओ जी। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवक, गुड इवनिंग रेमांशी, गुड इवनिंग शिल्पा। ओ माय गॉड शिल्पा, आप यहाँ कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ मेरे बच्चे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सब सुनाओ, आप कैसे हो? गुड इवनिंग सिद्धार्थ, गुड इवनिंग नेहा, राम राम जी, जय हनुमान, सत श्री अकाल, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल? वैभव गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग प्रखर, गुड इवनिंग भीमा शंकर, गुड इवनिंग, सब बढ़िया। हाँ आप कैसन हो? अपुन बहुत बढ़िया सा, अपुन बहुत बढ़िया। सर जीएसटी का टेस्ट पेपर देंगे, बिल्कुल टेस्ट पेपर देंगे जी। गुड इवनिंग आकाश, वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चे, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जय। चलो जी, तो देखो पता है आजकल मैं 4-5 मिनट में जल्दी आ जाता हूँ। देख रहे हो ना कि 9 बजे का टाइम होता है, देखो मतलब वैसे मेरे को 9:05 पे आना चाहिए। मतलब कई लोग तो ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा लेट आते हैं ताकि कम से कम भाई 70-80 बच्चा वेट कर रहा हो, गाबा सर एकदम आए, तो फिर एक अलग ही बात बने। बट मेरे को लगता है 5-6 मिनट जल्दी चलते हैं, ठीक है जी? तो उसका फायदा ये होता है कि आपको भी थोड़ी सी आदत बन जाएगी टाइम के पंचुअल होने की, कि हमें टाइम पे जाना है, मैं लेट नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी? चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है शिल्पा, क्या बात है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो भाई आओ जी, फटाफट से आओ जी। अब जिस जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, और सारे के सारे ग्रुप में फटाफट से शेयर कर दो कि उनको बोल दो मैं लाइव आ चुका हूं। वो नालायक बच्चे हैं, पूरे के पूरे के बच्चे 9 बजे आते हैं, ठीक है ना? तो एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दो कि हमारी बुलेट रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई है, ताकि सारे के सारे बच्चे फटाफट से अभी यहाँ पे जुड़ जाएं, ठीक है जी? आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब आज हमें चैप्टर कौन सा करना है मेरे को बताना जी। आज हमें चैप्टर कौन सा करना है जी? आज हमें चैप्टर कौन सा करना है? आज हमें चैप्टर करना है रिवर्स चार्ज वाला। अब रिवर्स चार्ज विद एग्जम्पशन ये आज हमें कंप्लीट करना है। चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप सब जानते हो आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। मतलब आज हम रिवर्स चार्ज भी करेंगे, और रिवर्स चार्ज से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पशन इससे इंटरलिंक करेंगे वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? बाकी जो बैलेंस एग्जाम्पशन है वो आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे। रिवर्स चार्ज में जितनी भी एंट्री हैं उन एंट्री से जितनी भी एग्जाम्पशन इंटरलिंक करती हैं वो आज हम सारी कंप्लीट कर लेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी? आओ जी फटाफट से, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी फटाफट से एक बार हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। बट उससे पहले मेरे को ये बताओ अभी तक हमने चैप्टर कौन कौन से रिवाइज कर लिए हैं जी? एक क्लास नंबर 1 में चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया बेसिक का,
फिर हमने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, सप्लाई वाला चैप्टर भी हमने रिवाइज कर लिया जी। और फिर हमने चैप्टर कल वाली क्लास में रिवाइज किया, दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी, वो भी हमने रिवाइज कर लिया। फिर हमने चैप्टर रिवाइज किया जी आपके वैल्यूएशन वाला, वो भी हमने रिवाइज किया। और कल वाली क्लास में हमने टाइम ऑफ सप्लाई, ये भी हमने रिवाइज किया। तो टोटल मिला के 5 चैप्टर 2 दिन के अंदर हमारी रिवाइज हो चुके हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब आज हम एक और सुपर फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं कि जो भी आपके रिवर्स चार्ज में सर्विसेज कवर हैं, तो कौन कौन सी सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, उसके एग्जम्पशन से क्या क्या इंटरलिंकिंग है, वो सारी की सारी बातें आने वाले 1 घंटे में हम फटाफट से रिवाइज करने जा रहे हैं। अब एक बार मैं कोई पहले ये बताओ, जो ये हम रिवर्स चार्ज की एंट्री करने जा रहे हैं, ये सारी की सारी बातें किस सेक्शन के अंदर लिखी हुई हैं? ये सारी की सारी बातें आपके जीएसटी का सेक्शन नंबर 9 जो है उसके अंदर लिखी हुई हैं। अब सेक्शन नंबर 9 हमारा किसका था? सेक्शन नंबर 9 हमारा था चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी। और ये सेक्शन नंबर 9 जो है ये किसका है? ये आपके सीजीएसटी का है, मतलब सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 9 है। फिर आपका सेक्शन नंबर 7 जो है वो यूटीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है। और सेक्शन नंबर 5 मैंने कहा था कि वो आपके आईजीएसटी का है, बट हमें करना 9 है, क्योंकि अगर हमने 9 कर लिया तो ऑटोमेटिकली 7 और 5 हमारा अपने आप यहाँ पे कवर हो गया, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर बात करूंगा सेक्शन नंबर 9, तो सेक्शन नंबर 9 में टोटल मिला के आपके 5 सब सेक्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। और एक बात और सुनना, इस चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट आई है, आरसीएम के अंदर अमेंडमेंट आई हैं, और एग्जम्पशन के अंदर भी अमेंडमेंट आई हैं। तो दोनों चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट आई है, इसलिए ये चैप्टर और इंपॉर्टेंट बन जाता है, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? मतलब आरसीएम की बात करूंगा उसके अंदर भी कुछ अपडेशंस आई हैं, एग्जामिशन के अंदर भी कुछ अपडेट, इसलिए ये चैप्टर इस बार के एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब एक बार मेरे को फटाफट से बोल दो, अगर मैं सेक्शन नंबर 9 की बात करूंगा तो एक तो यहाँ पे 9(1) आपका निकल के आता है, फिर एक आपका यहाँ पे 9(2) निकल के आता है, फिर आपका एक 9(3) यहाँ पे निकल के आता है, 9(4) यहाँ पे निकल के आता है, और एक सेक्शन नंबर 9(5) जो है वो यहाँ पे निकल के आता है। अब अगर 9(1) की बात करूंगा, 9(1) आपका बिल्कुल बेसिक है। 9(1) बेसिक का मतलब है कि जीएसटी कब लगेगा, किस वैल्यू पर लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, किस रेट से लगेगा, वो सारी की सारी बेसिक बेसिक बातें जो है वो 9(1) के अंदर हैं, जनरली हमारे एग्जाम में किसी काम का है नहीं। फिर बात करूंगा 9(2). 9(2) क्या बोलेगा कि जो पेट्रोल है उस पेट्रोल पे जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा? आप सब जानते हो जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी पेट्रोल पे जीएसटी तब से लगेगा। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, सर क्या आरसीएम में कोई अमेंडमेंट है? बिल्कुल है जी, आरसीएम के अंदर बिल्कुल अमेंडमेंट है। उसके बाद 9(2) ये भी बिल्कुल बेसिक है कि पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लगना स्टार्ट होगा। तो ये सारी की सारी बातें 9(2) में निकल के आती हैं। फिर 9(3) हमारा किसका निकल के आ रहा है जी? 9(3) आपके रिवर्स चार्ज का निकल के आ रहा है कि आरसीएम में कौन कौन सी एंट्री कवर होंगी, वो सारी की सारी बातें 9(3) की हैं। 9(4) के अंदर भी रिवर्स चार्ज है, बट 9(4) का रिवर्स चार्ज हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, तो 9(4) हमें डिस्कस नहीं करना। फिर 9(5) ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की, जिस केस में सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा, रिसीवर जीएसटी पे नहीं करेगा, उस केस में थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और 9(5) के अंदर भी एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, तो अमेंडमेंट 9(5) के अंदर भी है, अमेंडमेंट 9(3) के अंदर भी है, और अमेंडमेंट जो है वो एग्जामिशन के अंदर भी है, बट है बिल्कुल छोटी छोटी, बट आपके एग्जाम में कंफर्म बन सकती है, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 9(3) में कौन कौन से रिवर्स चार्ज कवर होते हैं। एक बार मेरे को सोच के बताओ, आपको मैंने कहा था कि टोटल मिला के 23 सर्विस ऐसी हैं जहां पे रिवर्स चार्ज की बातें होती हैं। और रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि ऐसी सर्विस जहां पे सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करेगा, उन केस में रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। अब वो कौन कौन सी सर्विस ऐसी हैं जहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, अब 1 बाय 1 हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, सबसे पहली सर्विस जो आपकी रिवर्स चार्ज में निकल के आती है, तो पहली सर्विस हमने क्लास में डिस्कस की थी रेगुलर बैच के अंदर, दैट इज जीटीए की सर्विस। एक बार मेरे को फटाफट से बोल दो, अब जीटीए की सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है। इस पे आई थिंक मुझे याद है कि हमारे पूरे के पूरे 2 घंटे यहाँ पे लगे थे, बट इसको समझाने में अब हम कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर फटाफट से रिवाइज करेंगे, ताकि ये सर्विस के अंदर अमेंडमेंट तो नहीं है, बट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ये पर ध्यान दो। एक बार फटाफट से मेरे को रिकॉल कराओ, अगर मैं जीटीए की बात करूंगा, इससे रिलेटेड एग्जामिशंस में भी कई सारी एंट्री आती हैं। आपको थोड़ा बहुत याद कराऊं, एग्जामिशन में एंट्री नंबर 20 होती है, एंट्री नंबर 21 है, एंट्री नंबर 21 कैपिटल ए है, एंट्री नंबर 21 कैपिटल बी है, वो सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से लिंक करते हैं, बस ये पर ध्यान दो। पहले एक बार सिंपल सी बात समझते हैं कि जीटीए की सर्विस क्या बोलती है। जीटीए की सर्विस ये बात कहती है कि अगर जीटीए ने, अच्छा जीटीए मतलब समझिए ना, जीटीए मतलब कौन होता है? जो ट्रक होते हैं, मतलब बाहर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हैं, जो ट्रक वाले एक जगह से दूसरी जगह पर सामान अगर लेके जा रहे हैं, तो उस सर्विस पर गवर्नमेंट कह रही है कि वो ट्रक वाले जीएसटी पे नहीं करेंगे, सामने रिसीवर जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बात कहना चाह रहा है कि अगर जीटीए ने सर्विस दी है, किन लोगों को सर्विस दिया है, अगर इन लोगों को सर्विस दी होगी ना, तो ये लोग गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे, जीटीए जीएसटी पे नहीं करेगा। बट उससे पहले एक बात ध्यान देना कि जीटीए वाले केस में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 5% वाला ऑप्शन होता है या 12% वाला ऑप्शन होता है। अब अगर जीटीए ने 12% वाला रेट ऑप्ट आउट की है
और अगर 5% वाला ऑप्ट आउट किया है तो दोनों केस में ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर 5% वाला अगर ऑप्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है फायदा यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि रेट हमारा कम है, तो मतलब बेनिफिट यहाँ ज्यादा है। हम 12% वाला ऑप्ट क्यों करेंगे उसका रीजन है, याद करो मैंने कहा था कि अगर आपने 5% वाला ऑप्ट किया होगा उस केस में आपको आईटीसी मिलता नहीं है, 12% वाले केस में आईटीसी मिल जाता है, दोनों के अंदर ये फर्क निकल के आता है। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने 12% वाला ऑप्ट किया ना तो ये बात ध्यान देना कि अगर आपकी सर्विस टैक्सेबल है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी, उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होंगी, पहली बात तो ये। बट अगर आपने 5% वाला ऑप्शन लिया है और अगर वो सर्विस टैक्सेबल होगी तो फिर वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी, फिर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल नहीं होगी। बट यहां पर मैंने कहा था अब अमेंडमेंट आ चुकी है, अब अमेंडमेंट ये बात कहते हैं कि 5% वाले केस में भी अब फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे दिया है। इट मींस अगर आपको लगता है कि हमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे नहीं करना तो यहां पे 5% वाले केस के अंदर भी तुम फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर सकते हो। यह अमेंडमेंट ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बट एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने 5% वाला ऑप्शन लिया हुआ है कि मैं जीटीए हूं और मैंने 5% वाला ऑप्शन लिया। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर किसी जीटीए ने 5% वाला ऑप्शन लिया है तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। बट वो रिवर्स चार्ज कब लगेगा, अगर वो सर्विस इनमें से किसी को देगा। अब किनमें से किसी को देगा, पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर कोई फैक्ट्री जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है अगर वो इनको सर्विस देगा उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें होंगी। फिर दूसरा गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई सोसाइटी जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है अगर उसको सर्विस देगा उस केस में भी रिवर्स चार्ज की बातें होंगी। तीसरा गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर वो सर्विस देगा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो उस केस के अंदर भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जीएसटी पे करेगी, जीटीए जीएसटी पे नहीं करेगा। अगला पॉइंट फिर निकल कहता है कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है चाहे वो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा तो फिर वो ये पर्सन जीएसटी पे करेगा, जीटीए जीएसटी पे नहीं करेगा, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर निकल कह रहा है कि अगर जीटीए ने सर्विस दी है बॉडी कॉर्पोरेट को तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, जीटीए जीएसटी पे नहीं करेगा। फिर अगला गवर्नमेंट ये बात करेगी अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दी है इंक्लूडिंग एओपी तो पार्टनरशिप फर्म गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी, जीटीए जीएसटी पे नहीं करेगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर जीटीए ने सर्विस दिया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यहां पे जीएसटी पे करेगा, जीटी यहां पे जीएसटी पे नहीं करेगा, ये बात ध्यान देना। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, एक बात मेरे को सोच के बताना। अब यहां पे गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो यहाँ पे जीएसटी पे करेगा आरसीएम के अंदर। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो ऊपर इन्होंने पॉइंट दिया फैक्ट्री वाला, पार्टनरशिप फर्म वाला, सोसाइटी वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला, तो क्या अगर ये लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड भी होंगे तो क्या तो भी उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? आंसर इज यस। याद करो मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर बहुत ध्यान से पॉइंट बताया था जी, आपको मैंने ये बात कहा था कि अगर कोई आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वहां तो रिवर्स चार्ज है ही है, पर अगर कोई आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगा तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर वो अनरजिस्टर्ड इन स्पेसिफाइड कैटेगरी में कवर है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। पर अगर वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में कवर नहीं होगा फिर याद करो वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा इसका मैं डायग्राम दिखाता हूं जो आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर बनवाया था। अब जितने बच्चे भी रेगुलर बैच वाले हैं उनके पास तो ये डायग्राम होगा, अगर आप रेगुलर बैच वाले नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डायग्राम बहुत बढ़िया बना हुआ है, आपको मजा आएगा डायग्राम देख के। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस एंट्री का डायग्राम कैसा निकल के आ रहा है। अब एक बार यहाँ पे चेक करना जी। अब ये हमारी जीटीए की एंट्री है जो हमने क्लास में डायग्राम बनाया था। आ जाओ फटाफट से यहाँ पे जी, ये रही आपकी जीटीए की एंट्री। कहाँ पर है? ये रही जी, इधर देखो ध्यान से जी। ये आई थिंक नोट्स हैं रोशनी के। रोशनी आपकी हैंडराइटिंग है ना ये वाली? हाँ मैं तभी कहूँ मेरी आंखों में चुभ रही है, बहुत ज़्यादा रोशनी है। ओ माय गॉड। ठीक है जी, चलो अब एक बार यहाँ पे डिस्कस करना है, इधर देखो ध्यान से। अब ये जीटीए की एंट्री हमने क्लास में डिस्कस की थी, एक बार अब यहाँ पे चेक करो, देखो जी। अब बहुत ध्यान से पढ़ना जी। यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी है जी? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के मैंने 4 केस बनवाए थे, या तो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होगी, या बाय रेल होगी, या बाय वाटर रूट से होगी, या बाय एयर रूट से होगी। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होगी उस केस में क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस बाय रोड दी जा रही है तो बाय रोड के अंदर भी कौन कौन से केस हैं? अगर आपने सर्विस जीटीए के थ्रू दी है, सेकंड केस अगर कोरियर एजेंसी के थ्रू सर्विस है, या अगर मान लो कोई एनी अदर मोड है, फॉर एग्जांपल बस हो गया, बाइक हो गया, साइकिल हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा था अगर आपने इनके थ्रू दिया अदर मोड है, मतलब इन दोनों को छोड़ के कोई भी अदर मोड होगा तो फिर गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जम्प्ट है, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल है ही नहीं, तो फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज का मतलब ही नहीं है।
फिर अगर आपने बाय रोड सर्विस दी है और अगर कोरियर के थ्रू दी है तो उस केस में वो टैक्सेबल होगी, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी। रीजन, क्योंकि कोरियर की सर्विस कहीं पर भी रिवर्स चार्ज में कवर नहीं है, अगर वो टैक्सेबल है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अगर ये सर्विस मान लो जीटीए के थ्रू दी गई है, उस केस में क्या होगा। अब याद करो, मैंने कहा था जीटीए के थ्रू अगर दी है तो दो केस होंगे, या तो वो स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है या वो स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही है। अब याद करो, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ गुड्स ऐसे हैं अगर उन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं जीटीए तो चाहे जितना मर्जी किराया चार्ज कर रहा हो उस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट है, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का मतलब ही नहीं है। अब वो कौन कौन से गुड्स निकल के आते हैं आपको मैंने क्लास में याद करवाए थे। एजी, याद करो, एजी मंडे को डेट पर चलें। एक बार दोबारा बोलूंगा, एजी मंडे को डेट पर चलें। अब इसमें कौन कौन से गुड्स निकल के आते हैं एक बार यहां पे चेक करना। देखो, पहला पॉइंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्टेशन, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इनकी ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनिक मैन्योर इनकी ट्रांसपोर्टेशन, न्यूज़पेपर और मैगजीन की ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिफेंस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, फिर रिलीफ मटेरियल, इन सब की ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि एग्जम्प्ट है, इसमें कोई भी सिंगल पैसे की टैक्सेबिलिटी नहीं है अगर जीटीए इन गुड्स की सप्लाई कर रहा है, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, एक बार अब यहां पे चेक कर लो फटाफट से जी। अब एक बार फटाफट से अब यहां पे चेक कर लो, सर क्या आप ये नोट्स का पीडीएफ दे सकते हो? पहले एक बार अभी यहां पे देख लो, फिर चेक करेंगे। अभी पीडीएफ को एक बार देखते हैं, ये रेगुलर बैच का पीडीएफ है, ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। बट एक बार यहाँ पे पहले चेक करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल कह रहा है कि अगर मान लो इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो फिर गवर्नमेंट ने कहा वो तो एग्जम्प्ट है, उस केस में सिंगल पैसे की टैक्सेबिलिटी नहीं है अगर आपने इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की है। सर अगर ये ट्रांसपोर्टेशन हमने की हो रजिस्टर्ड को अनरजिस्टर्ड, उस केस में चेक ही नहीं करना ना आपको। इट मींस अगर ये गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अगर इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो सिंगल पैसे की भी टैक्सेबिलिटी नहीं है, सारी की सारी जीटीए वाली सर्विस एग्जम्प्ट है, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मान लो इनको छोड़ के किसी दूसरे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो क्या होगा। फिर गवर्नमेंट ने कहा दो केस हैं, या तो आपने 5% वाला ऑप्शन लिया होगा या आपने 12% वाला लिया होगा। अगर आपने 12% वाला ऑप्शन लिया होगा तो फिर वो टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज में, फिर वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगर आपने ऑप्शन लिया है 5% वाला, फिर दो कैटेगरी होंगी, या तो सर्विस आपने दी है रजिस्टर्ड पर्सन को या सर्विस आपने दी होगी अनरजिस्टर्ड को जी। अब अगर आपने सर्विस दिया अनरजिस्टर्ड को, फिर दो कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी? या तो वो स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन है और या वो नॉन स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे। अब एक बार सोच के बोल देना, अगर वो स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है, अब स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन वो किस कैटेगरी की बात कर रहा है? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, वो उसकी बात कर रहा है। तो मतलब वो ये बात कहना चाह रहा है कि अगर वो स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे ना तो गवर्नमेंट ने कहा जी वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है, और अगर वो टैक्सेबल है तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। बट हाँ, अगर वो नॉन स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिसमें कौन कौन कवर होगा? एक तो अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा और अदर देन स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड, ये सारे के सारे एग्जम्प्ट होंगे। इस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो स्पेशल पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर आपने सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड कैटेगरी में कवर नहीं है इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो वो सारी सर्विस उनकी एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर मान लो जीटीए ने सर्विस दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला वो टैक्सेबल किस में करेंगे? रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल करेंगे। बट यहां पर भी एक स्पेशल पॉइंट था कि अगर मान लो ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है, अगर ये सर्विस दी गई है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, अगर इनको सर्विस दी गई है तो वो सर्विस एग्जम्प्ट होगी, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ये भी पॉइंट एंट्री नंबर 21B के अंदर लिखा हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो। बोलो जीटीए का ना पूरा डायग्राम ये निकल के आ रहा है। अगर आपके डायग्राम ये दिमाग में सेट हो गया तो ये लगा लो एग्जाम में 5 नंबर हमारे पक्के हो गए। अगर इस बार क्वेश्चन बन जाता है जीटीए का, जो मुझे पूरे पूरे चांस हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि पहली बात ये क्लियर हो कि कहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगना है, कहां पे रिवर्स चार्ज लगना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, इसको हम लोग कर सकते हैं। अगर आ रही है तो एक बार फटाफट से लाइक का बटन तोड़ दो, ठीक है जी। चलो ये वाली एंट्री हमारी जीटीए वाली एंट्री यहां पे निकल के आ रही है। अब इसको हम पैक कर दें, पक्का पक्का जी। ये देखो एंट्री नंबर 21B में वही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट,
ठीक है जी। आपकी गवर्नमेंट एजेंसी अगर वो टीडीएस डिडक्शन के लिए उन्होंने करवाया हुआ रजिस्ट्रेशन, तो उस केस के अंदर भी वो 21B में एग्जम्प्ट किया हुआ है, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, पक्का पक्का। रेगुलर बैच वाले बच्चे फटाफट से मुझे हाँ बोल दें, उनकी हाँ आना बहुत जरूरी है। जो पहली बार देख रहे हैं वो तो उनको तो समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है। जब सर डिटेल में कराएंगे तब आऊंगा मैं, अच्छा चलता हूँ। बट जो रेगुलर बैच वाले बच्चे बैठे उनका तो वहां आना जरूरी है। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का जी। चलो आओ जी फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब अगला पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। अब एक एंट्री तो हमने ये वाली कंप्लीट की है, जीटीए वाली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बस एक पॉइंट ध्यान देना कि अब 5% वाले केस में भी फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन आ चुका है। बट एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे और दिया हुआ है, अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन ले लिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन लेना है तो आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना जरूरी है। रिसीवर को भी डिक्लेरेशन फाइल करनी है और डिपार्टमेंट को भी डिक्लेरेशन फाइल करनी है कि मुझे फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन लेना है। बस ये पर ध्यान दो, ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का। चलो अब एक बार अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगली सर्विस हमारी कौन सी आ रही है आरसीएम में जी? सर आज थोड़ी सी वॉचिंग कम हो गई है। अब प्रॉब्लम पता है क्या, देखो ये पहला दिन तो, एक पहले दिन क्या होता है, जब भी मैं पहले दिन लाइव आता हूँ ना, बच्चों में क्रेज होता है, आज तो फोड़ देंगे भाई, आज तो फोड़ देंगे, आज तो फोड़ देंगे। अगले दिन फिर क्या होता है, वो खुद ही फूट जाते हैं। भाई यार गावा सर फिर आ गए क्या लाइव, यार चल छोड़ यार, ये बंदा पागल है भाई, लाइव बैठा रहता है। जब ये रिकॉर्ड करके डाल देगा ना तब देख लेंगे, और तब देख लेंगे वो दिन कभी आता ही नहीं है। सर ऐसे ही ना पास होना ना आसान नहीं है भाई साहब, जलना पड़ता है। जो ना कुछ बच्चों को लगता है मजाक कि बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, बात तो आज तक किसी की नहीं आई। कल आया कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो कल की है। कल ही ने तो दुनिया खत्म कर दी कि कल कर लूंगा, बस अभी 1 घंटे के बाद ही देख लूंगा, कल से तो मैं ये आदत छोड़ ही दूंगा। और कल आज तक किसी का आया ही नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइव क्लास के अंदर। पहली क्लास में तो बच्चा भाई साहब ऐसा होता है ना, वो जो बिल होते हैं झुंड से याद निकल के आता है भाई साहब। बच्चा कह रहा आज तो भाई गावा सर लाइव, आज तो फोड़ दूंगा भाई, आर पूरी लाइव अटेंड करूंगा। अगले दिन से फिर यार गाबा कहीं का फिर आ गया क्या लाइव, वेला है क्या ये, बाद में देख लेंगे यार, स्पीड फास्ट करके देख लूंगा। ना उनकी स्पीड फास्ट होती, ना उनकी स्पीड स्लो होती, ना उन्होंने कभी क्लास देखनी, ना कुछ करना। फिर ये पूछना सर ये चैप्टर आपने कराया कब था गावा सर, ये मुझे मिल नहीं रहा, मिलेगा कहां से? इतनी सारी क्लास उसके बाद डल चुकी हैं, वो ढूंढते रहो बस। फिर सर टाइम नहीं होता ना सर, हमारी मोदी से अदानी से मीटिंग है, मोदी से मीटिंग है सर, कितनी सारी मीटिंग है। आप क्या हो, आपके घर में कोई वेला? आप तो बिल्कुल वेले हो सर। सर मैंने कहा ना झोंकना पड़ता है, रिजल्ट साहब ऐसे नहीं मिलते। आपके सामने जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ऐसे नहीं सीए बना 20-21 साल के अंदर। पूरी भाई साहब मुझे पता है ना, जब मैंने अपने को जलाया था तो सिंपल सी बात है, जब जलाओगे तो फिर हीरा ही निकलेगा अंदर से, नहीं तो फिर मैंने कहा ना बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, हम तो किसी खेत की मूली है ही नहीं। त्याग देना पड़ता है सर, ऐसा नहीं होता काम। चलो जी आओ जी, फटाफट से आओ जी। सर शॉर्ट में रिपीट करो ना, तो शॉर्ट में सुनो ध्यान से, अब शॉर्ट में क्या निकल के आ रहा है देखो भीमा ने कह दिया चलो भाई एक चीज और डन हो गए। भीमा देखो, भीमा समझदार है, भीमा यूट्यूब पे चल रही है लाइव क्लास। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे को पर्सनल मैसेज करना तुम तुम्हें मैं बताऊंगा बेटे। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं रोहन, देखो शॉर्ट में ये निकल के आ रहा है, सिंपल सी बात है। अब सुनो क्रक्स, अब तुम क्रक्स सुनो, क्रक्स ये निकल के आ रही है। देखो क्रक्स मैं तुम्हें बताता हूं क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि जीटीए ना, देखो जीटीए के दो केस है, या तो जीटीए ऑप्शन लेगी 5% वाला, या ऑप्शन लेगी 12% वाला। ये बात समझ में आ रही है? अगर जीटीए ऑप्शन लेगी 12% वाला, अगर जीटीए ऑप्शन लेगी 12% वाला, तो उस केस में ऑलवेज अगर टैक्स लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। ये बात याद कर लो। हाँ सर याद हो गई। अगर जीटीए ऑप्शन लेगी 5% वाला, तो उसमें दो केस हैं, या तो ये सर्विस देंगे आरपी को, या ये सर्विस देंगे यूआरपी को। ठीक है जी। अब अगर ये सर्विस देंगे यूआरपी को, तो दो केस हैं, या तो उन यूआरपी को सर्विस दे रहे हैं जो वहां पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से, फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर वो जो लोग वहां पे लिखे हुए हैं अगर उनको सर्विस दे रहे हैं, वो चाहे अनरजिस्टर्ड है, तो टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज में। और अगर इनके अलावा कोई अनरजिस्टर्ड है तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। और अगर जीटीए सर्विस दे रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को,
और अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट एजेंसी है तो एग्जम्प्ट है। अगर कोई दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो वो टैक्सेबल होगा रिवर्स चार्ज में। ये क्रक्स निकल के आ रहा है सर, इससे छोटा क्रक्स नहीं बन सकता। ये एंट्री बहुत बड़ी है, कम से कम 3 घंटे की एंट्री है ये, इसको 5 मिनट में कैसे रिवाइज करवा दूं मैं? ठीक है जी। तो बट अगर आपने पहले डिटेल में पढ़ी हुई है तो ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी जी। ठीक है जी। चलो अब वापिस और फटाफट से इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, अगली एंट्री हमारी आ रही है लीगल सर्विस। अब मेरे को फटाफट से बोल दो लीगल सर्विस में कौन कौन सी एंट्री निकल के आ रही है। लीगल सर्विस के अंदर मैंने कहा था कि अगर आपको एडवोकेट हो गया, एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, फर्म ऑफ एडवोकेट है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। अगर मान लो ये एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फर्म ऑफ एडवोकेट अगर ये सर्विस दे रहे हैं किसी बिजनेस एंटिटी को और ये लीगल सर्विस दे रहे हैं ना, तो ये सारी की सारी एग्जम्प्ट है। बस ये पर ध्यान दो। मतलब अगर किसी एडवोकेट ने सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को, सॉरी रिवर्स चार्ज में कवर है। अगर एडवोकेट ने सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज में कवर है। अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज में कवर है। अगर फर्म ऑफ एडवोकेट ने सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज में कवर है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज में कवर है। दिमाग में क्वेश्चन आता है सर अगर बिजनेस एंटिटी के अलावा नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है तो याद करो वो एग्जम्पशन में कवर है। याद है इसकी एंट्री नंबर 45 एग्जम्पशन में थी कि अगर एक एडवोकेट नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। और फिर एक पॉइंट यहां पे और भी था, अगर एक एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है और ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, मतलब 10 लाख या 20 लाख तक है, रजिस्ट्रेशन की लिमिट तक है, तो भी वो एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। पर अगर एक एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगी, उस केस में टैक्सेबिलिटी होगी और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबिलिटी होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी वर्ड लिखा है ना, ये जो बिजनेस एंटिटी वर्ड लिखा है, ये बिजनेस एंटिटी का मतलब वो बिजनेस एंटिटी है जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, क्योंकि तभी वो सर्विस टैक्सेबल है, नहीं तो वो सर्विस एग्जम्पशन में कवर है। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा एक बात मैं और बताऊं जी, याद करो एग्जम्पशन की एंट्री आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, या अगर एक एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को सर्विस दे रहा है, या एक एडवोकेट एक फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, या फर्म ऑफ एडवोकेट एडवोकेट को सर्विस दे रही है, तो ये सारी की सारी सर्विस एग्जम्पशन में कवर होती है। ये एग्जम्पशन वाली एंट्री हमने वहां पे डिस्कस की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है जी। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, अगर मान लो एग्जाम में सर अर्ली बर्ड बैच की क्लास कब होगी ऐप पर, रोशनी आज हो चुकी है मेरे बच्चे, आज हुई थी, अब कल होगी ना, अब रात को थोड़ा होती है, वो तो कल होगी। अब एक बार मेरे को फटाफट सारे बच्चे बोल दो हेलो भाई साहब। सर 12% में रजिस्टर्ड को देते हैं तो फॉरवर्ड चार्ज है। 12% वाले केस में ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज है। जीटी अगर 12% में कवर है तो ऑलवेज लगेगा, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। वो रिवर्स चार्ज 12% वाले केस में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, चलो अब वापिस आओ जी। तो एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ जी, अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। एक एडवोकेट सर्विस दे रहा है फर्म ऑफ एडवोकेट को तो एग्जम्प्ट है। अगर फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रही है एडवोकेट को तो भी वो एग्जम्प्ट है। अगर एक एडवोकेट सर्विस दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को तो वो एग्जम्प्ट है। अगर एक एडवोकेट सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, तो वो एग्जम्प्ट है। एक एडवोकेट सर्विस दे रहा है ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो फिर वहां पे वो टैक्सेबल हो जाएगी और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सर 5% में जो अमेंडमेंट आई है, नहीं अमेंडमेंट तो वो आई है ना कि अब फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन मिल गया, और कोई अमेंडमेंट नहीं आई। अमेंडमेंट सिर्फ यही है कि फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी मिल गया, वो तो हम क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं जी। ठीक है जी, चलो अब वापिस आओ जी, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अभी हमारी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाली एंट्री है, तो इस केस के अंदर भी गवर्नमेंट ने कहा रिवर्सल लगेगा। अब मुझे फटाफट से बोल दो, 3 एंट्री हमारी हो चुकी हैं। पहला जीटीए वाली सर्विस, दूसरा एडवोकेट वाली लीगल सर्विस, तीसरा फिर क्या निकल के आ रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये तीसरी सर्विस हमारी निकल के आ रही है। अगली फिर यहाँ पे सर्विस निकल के आ रही है कि अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, उस केस के अंदर भी रिवर्स चार्ज है। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, आईपीएल स्पॉन्सर कौन करता है? बताओ जल्दी बताओ मेरे को, आईपीएल स्पॉन्सर कौन करता है? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आईपीएल स्पॉन्सर कौन करता है? बताओ आईपीएल को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? हेलो, आईपीएल को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? टाटा वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा, टाटा वालों ने स्पॉन्सर करने के क्या बीसीसीआई को पैसे दिए होंगे? बताओ, क्या टाटा वालों ने स्पॉन्सर करने के
बीसीसीआई को पैसे दिए होंगे नहीं दिए होंगे? यस या नो में आंसर दो मेरे को। बिल्कुल दिए होंगे। अब यहां पे सोच के बोलना, टाटा स्पॉन्सर कर रहा है बीसीसीआई को, तो मान लो 10 करोड़ रुपए टाटा ने दिए बीसीसीआई को, तो यहां सर्विस देने वाला कौन है? बीसीसीआई। लेने वाला कौन है? टाटा। तो इस केस में जो भी जीएसटी बनेगा वो टाटा वाले जीएसटी पे करेंगे, बीसीसीआई वाले पे नहीं करेंगे। ये लाइव एग्जांपल आपको देंगे स्पॉन्सरशिप का। मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर मान लो कोई भी स्पॉन्सरशिप की सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है या किसी पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है, उस केस में वो सामने वाली पार्टी जीएसटी पे करेगी, जिसने सर्विस दी है वो जीएसटी पे नहीं करेगा जी। ठीक है जी। बट यहां स्पॉन्सरशिप वाली एंट्री भी, इसकी कुछ एंट्री एग्जम्पशन में कवर थी। वहां पर मैंने कहा था कि अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर कोई स्पोर्ट्स बॉडी प्रोवाइड कर रही है और वो कुछ स्पेसिफाइड उसमें कवर है तो फिर वो एग्जम्पशन में कवर होंगी, नहीं तो स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे आरसीएम में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये सर्विस दी हो बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें हैं, बस ये पर ध्यान दो। 300 मिलियन डॉलर, ओ माय गॉड। मतलब जितना भी दिया है, जितना भी दिया है, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि इसमें जीएसटी टाटा वाले पे करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, क्योंकि टाटा रिसीवर है। टाटा कौन है? रिसीवर है। बीसीआई कौन है? प्रोवाइडर। तो अगर जीएसटी लगेगा तो वो टाटा कंपनी जीएसटी पे करेगी, बस ये पर ध्यान देना। अच्छा एक बात मेरे को और बताओ जी, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन और निकल के आ रहा है। हेलो, हाँ बिल्कुल सही बात है आदित्य, पैनिक, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल हमने क्लास में याद किया था पैनिक। ठीक है जी। अच्छा एक बात मेरे को और बताना, इधर देखो, मान लो कल मैं मान लो बीसीआई को बोलता हूँ यार मेरी मतलब आईपीएल की ड्रेस पे यहाँ पे विवेक गाबा लिखवा दो, तो विवेक गाबा लिखवा दो, थोड़ा सा मेरा नाम हो जाएगा मार्केट में, भाई तुम्हारा क्या जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। उसने बोला, बीसीआई वाले ने बोला ठीक है लगवा देंगे, ला 50 करोड़ रुपए ला। मैं कहा 50 करोड़ रुपए? मैं कहा यार 50 करोड़ रुपए तो नहीं है यार। मैं कहा ऐसा करो सिर्फ वीजी लिखवा दो, वीजी। कह रहे हाँ ठीक है, वीजी लिखवाने के लिए 5 करोड़ रुपए ला। अब मैंने 5 करोड़ रुपए बीसीआई को दे दिए और यहाँ पर वीजी लिखवा दिया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वीजी यहां पर लिखवाया 5 करोड़ रुपए दिए, अब बीसीआई ने सर्विस दिया मुझे और मैं कौन हूं? इंडिविजुअल। तो इस केस में रिवर्स चार्ज की बात नहीं होगी, इस केस में फॉरवर्ड चार्ज की बात होगी। बीसीआई वाले जीएसटी पे करेंगे, मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा, बस ये पॉइंट ध्यान देना। मतलब अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई है या पार्टनरशिप हमको दी गई है, उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें हैं, और किसी भी केस में रिवर्स चार्ज की बातें नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर नवंबर 23 में ये एंट्री आई थी, तो कोई बड़ी बात नहीं, अब आपकी अभी भी दोबारा से एंट्री बन सकती है। ऐसे कोई बात नहीं है कि जो एक बार आ चुकी है अब दोबारा से नहीं आएगी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओए हेमंत, एग्जाम्प्ट कहां से है भाई? फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, डांट मत खाना है मेरे से। एग्जाम्पशन में कहां से आ गई? हमने ऐसा कब पढ़ा भाई? एग्जाम्पशन में कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज हैं वो एग्जम्प्ट हैं, बाकी सारी की सारी रिवर्स चार्ज में। अगर रिवर्स चार्ज नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, नालायक। इधर सुनो ध्यान से रही, अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक बार इस गवर्नमेंट वाली एंट्री को भी छोड़ दो, एक बार गवर्नमेंट वाली एंट्री को छोड़ देते हैं। अब एक बार आते हैं, एक बार आते हैं अब इस वाली एंट्री पर आते हैं जी। अब एक बार इस वाली एंट्री पर आओ जी। अब देखो ये वाली एंट्री क्या बोलती है? ये वाली एंट्री कहती है अगर किसी पर्सन ने, याद करो, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब एक बात को सोच के बोलना, अगर रहने वाला घर, अगर रहने वाला घर आपने किराए पर दिया किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर रहने के पर्पस के लिए दिया फिर तो वो एग्जम्प्ट है, फिर तो वो एग्जम्प्ट है। पर अगर आपने बिजनेस या कॉमर्स पर्पस के लिए दिया तो उस केस के अंदर वो टैक्सेबल होगा और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर रेंटिंग है, रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की है और टू रजिस्टर्ड पर्सन है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो टैक्सेबल है, बट वो टैक्सेबल तब है अगर इसका यूज होगा बिजनेस पर्पस के लिए या कॉमर्स पर्पस के लिए। मतलब पैसा तुम्हारे करंट अकाउंट से कट रहा हो, पैसा तुम्हारे बिजनेस के अकाउंट से कट रहा हो, पैसा तुम्हारे पर्सनल अकाउंट से ना कट रहा हो। अगर बिजनेस अकाउंट से कट रहा है तो फिर तो वो टैक्सेबल होगी, रिवर्स चार्ज में होगी। बट अगर तुम रेंट अपने पर्सनल यूज के लिए पे कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली रह रही है, नो डाउट तुम रजिस्टर्ड हो, तो बट फिर वो एग्जम्पशन में कवर होगा, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। और हाँ, अगर ये सर्विस आपने दी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वैसे भी एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आनी, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? डिलीटेड मैसेज सर को दिखते हैं? हाँ मुझे दिखते हैं जी, मुझे बिल्कुल दिखते हैं, मुझे वो सारे मैसेज दिखते हैं जो तुम डिलीट कर रहे हो, मुझे वो सारे मैसेज दिख जाते हैं। ठीक है जी। अब अगले पॉइंट पर आना, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? इसमें अमेंडमेंट आई है जी। अब थोड़ा यहां पे ध्यान देना, इसमें अमेंडमेंट आई है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या निकल कर रही है वो ध्यान सुनो। यहां पे अमेंडमेंट है, इस बार मुझे उम्मीद है इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज अपना दिमाग अब यहां पे लेके आना, बातचीत से हटा दो एक बार।
अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मेरे को बताओ। अब मैंने कहा था कि डायरेक्टर की सर्विस, अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो कंपनी वाले जीएसटी पे करते हैं, डायरेक्टर जीएसटी पे नहीं करता। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। फिर याद करो, मैंने क्लास में आपको कहा था कि डायरेक्टर के ना दो केस होते हैं, या तो वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है या वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। अब अगर कोई डायरेक्टर है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में जीएसटी लगेगा, और उस केस में रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, उसके दो केस थे। उसको मिलने वाला पैसा या तो सैलरी में कवर होगा या सैलरी में कवर नहीं होगा। अब अगर मिलने वाला पैसा उसका सैलरी में कवर है तो फिर तो मैंने कहा था कि जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर है। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर वाले काम पे जीएसटी नहीं लगता। बट अगर वो है एम्प्लॉय बट मिलने वाला पैसा उसका सैलरी में कवर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर सिटिंग फीस, तो वो सैलरी का पार्ट नहीं होती, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा था जीएसटी लगेगा, और वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा। पहले ये बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? सारे बच्चे बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है जी? सर बिजनेस पर्पस में अनरजिस्टर्ड तो फॉरवर्ड चार्ज होगा क्या? बिजनेस पर्पस में अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो फॉरवर्ड चार्ज, हाँ उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं है नवीन, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं है। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पक्का पक्का। अब सुनो ध्यान से अमेंडमेंट क्या आई है, अब सुनो ध्यान से अमेंडमेंट क्या आई है। अब अमेंडमेंट ये आई कि मान लो एक डायरेक्टर है, बहुत ध्यान सुनो, एक डायरेक्टर है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ये मान लो मिस्टर वीजी एक कंपनी है, मान लो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। बहुत ध्यान सुनना, मैं इसका डायरेक्टर हूं, मैं इसका डायरेक्टर हूं, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास ना फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, और ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी बिल्डिंग है, मतलब मेरी खुद की पर्सनल बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग ना खाली पड़ी हुई है, ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, ठीक है। अब डायरेक्टर सर्विस दे रहा है टीसीएस को, मतलब वीडी सर्विस दे रहा है टीसीएस को। टीसीएस इसके बदले में या तो इसको सैलरी पे करती होगी, या अदर देन सैलरी कुछ प्रोफेशनल फीस पे करती होगी। अब गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, दो केस हैं, या तो तू एम्प्लॉय है या तू एम्प्लॉय नहीं है इसका। अगर तू एम्प्लॉय नहीं है तो जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज में। अगर तू एम्प्लॉय है और सैलरी मिल रही है तो जीएसटी नहीं है। अगर तू एम्प्लॉय है बट सैलरी नहीं मिल रही, कुछ और मिल रहा है, प्रोफेशनल फीस मिल रही है, डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रही है, तो जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज में। अब क्या हुआ, टीसीएस कंपनी को ना एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने ऑफिस खोलना था, तो ऑफिस खोलना था तो ये बिल्डिंग देख रहे थे, तो डायरेक्टर ने कहा मेरे पास ना एक बिल्डिंग पड़ी है, वो मैं तुम्हें किराए पर दे देता हूं। अब डायरेक्टर ने क्या किया, ये किराए पर दे दी बिल्डिंग टीसीएस को। अब जब ये बिल्डिंग किराए पर दी टीसीएस को, टीसीएस क्या पे कर रहा है, अब इसको रेंट पे कर रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है डायरेक्टर ने? क्या मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टर ने सर्विस दी है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इस केस में जीएसटी की बात भी होगी, तो अभी तक यहां पे ये लग रहा था कि रिवर्स चार्ज लगेगा, क्योंकि डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो ये लिखा हुआ था कि कंपनी जीएसटी पे करेगी, डायरेक्टर जीएसटी पे नहीं करेगा। अब गवर्नमेंट ने इस बात को क्लैरिफाई किया। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर इधर मेरे पास आ गया, इधर आ। गवर्नमेंट ने कहा इधर आ, इधर आ। एक बात बताना लायक, कि जो ये उसने रेंटिंग की सर्विस दी है तो क्या वो एज ए डायरेक्टर सर्विस दी है उसको? नहीं, क्या ये सर्विस उसने डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दी है? जब वो घर किराए पर दे रहा है तो क्या वो एज ए डायरेक्टर किराए पर दे रहा है? सिंपल सी बात है, ये उसने जो घर किराए पर दिया, बिल्डिंग किराए पर दी है, उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बिल्डिंग किराए पर दी है, डायरेक्टर की कैपेसिटी में बिल्डिंग किराए पर नहीं दी। और जो हमने रिवर्स चार्ज में कवर किया है, अगर वो डायरेक्टर सर्विस देगा इन डायरेक्टर कैपेसिटी, मतलब वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में ही सर्विस दे रहा है, तब रिवर्स चार्ज की बातें हैं। ये पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, इस पे रिवर्स चार्ज नहीं है, इस पे फॉरवर्ड चार्ज है। ओ यस, इस बार ये क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है, बस ये बात ध्यान देना जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, इस बार ये क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो बस ये बात ध्यान देना कि अगर डायरेक्टर की ही कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें होंगी। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें नहीं है, बस ये बात ध्यान दो जी। तो आपको एक बार मैं यहां पे दिखाता हूं, देखो जी। अब अमेंडमेंट क्या निकल, देखो क्या लिखा है, टैक्स ऑन सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर of a company in his personal capacity such as renting of immovable property to the company body corporate not payable under reverse charge। उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी।
रोशनी अभी ना एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं हुई, वो लाइव क्लास थी, तो वो कल तक अपलोड होगी, जब कल अपलोड होगी तो आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है री, अब बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट, हम ये क्लियर कर रहे हैं, अमेंडमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी to the company body corporate in his private या personal capacity such as service supplied by way of renting of immovable are no taxable under reverse charge। फिर क्या लिखा है, only those service supplied by director to company या body corporate which are supplied by him as or in the capacity of director of that company or body corporate shall be taxable under reverse charge in the hands of company or body corporate। मतलब इस केस में रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होंगी, अगर वो एज ए डायरेक्टर सर्विस दे रहा है उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो दो केस निकल के आ गए, अब देखो यहाँ पे पता क्या केस निकल के आ गया, अब यहाँ पे ये केस निकल के आ गया, देखो जी अब ये केस निकल के आ गया कि डायरेक्टर अगर सर्विस दे रहा है कंपनी को, अब यहाँ पे दो डायग्राम बनेंगे, क्या बनेंगे, या तो वो पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है या वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी सर्विस दे रहा है तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, उस केस में गवर्नमेंट ने कहा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा अगर लगेगा तो। बट अगर वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है फिर दो केस हैं, या तो वो एम्प्लॉय है या वो एम्प्लॉय नहीं है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो फिर तो आरसीएम लगना ही है, अगर वो एम्प्लॉय है फिर दो केस हैं, या तो सैलरी में कवर है या वो सैलरी नहीं मिल रही। अगर वो सैलरी में कवर है तो फिर तो जीएसटी ही नहीं है, अगर सैलरी में कवर नहीं है तो आरसीएम लगेगा। ये पूरा डायग्राम आपका निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। सर एज ए डायरेक्टर कैपेसिटी में क्या सर्विस हो सकती है? अरे कंसल्टेंसी की सर्विस हो गया, डायरेक्टर सिटिंग फीस की सर्विस हो गया, यार उसका कंपनी में मतलब उसका कंपनी में जो भी काम होगा, अब मान लो एक डायरेक्टर हूं तो मेरी कोई ना कोई तो काम होगा ना कि मेरे को ये काम करने हैं, मेरे को किसके ऊपर ध्यान रखना है, तो ये मेरा और कंपनी का कोई एग्रीमेंट तो होगा कि मुझे क्या सर्विस उसको देनी है, तो वो सर्विस अगर मैं दे रहा हूं तो वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में है। अगर मैं कोई पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा हूं तो गवर्नमेंट ने कहा वो यहां पे कवर नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का री, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूँ री? चलो बहुत बढ़िया जी। अब आ जाओ, अब ये अमेंडमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं अगली एंट्री के ऊपर। आओ जी, अब ये डन होगी हमारी डायरेक्टर वाली अमेंडमेंट, कंप्लीट होगी ना? पक्का पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब एक बार अगले आओ जी। अगली एंट्री बिल्कुल सिंपल सी है, अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देंगे तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी पे करेगी, एजेंट जीएसटी पे नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। मतलब अगर मान लो एलआईसी एजेंट है, अगर एलआईसी कंपनी को सर्विस दे रहा है तो एलआईसी कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे, इंश्योरेंस एजेंट जीएसटी पे नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई खास बात है भी नहीं है। अगला पॉइंट सुनो ध्यान से। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, एक बात मेरे को बताओ, याद करो मैंने क्लास में कहा था बैंकों के रिकवरी एजेंट होते हैं। हाँ जी भाई साहब, बैंकों के रिकवरी एजेंट होते हैं। अब अगर मान लो रिकवरी एजेंट अगर सर्विस दे रहे हैं बैंकिंग कंपनी को तो जीएसटी कौन पे करेगा? रिकवरी एजेंट जीएसटी पे करेंगे या बैंकिंग कंपनी जीएसटी पे करेगी? बैंकिंग कंपनी यहाँ पे जीएसटी पे करेगी, तो बैंक वाले जीएसटी पे करेंगे, रिकवरी एजेंट जीएसटी पे नहीं करेगा, बस ये पर ध्यान दो। अरे मेरे बच्चे, सैलरी में कवर हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज क्यों? देखो कुछ बच्चों का मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ और वो सीधा बुलेट रिवीजन देख रहे हैं, और नाम भी बुलेट रिवीजन है इसका, तो ये तो आर पार हो जाती है, इसमें कुछ समझ नहीं आता मेरे बच्चे। अभी मैंने बोला सैलरी में कवर है तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया ना, फिर तो वो शेड्यूल 3 में ही कवर हो गया, और अगर वो शेड्यूल 3 में कवर हो गया फिर उस पर तो जीएसटी है ही नहीं। मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। हाँ, अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है, अगली एंट्री फिर हमारी निकल के आ रही है, याद करो कॉपीराइट वाली। अब कॉपीराइट में अगर आपको याद हो, कॉपीराइट में दो एंट्री थी, याद आपको? कॉपीराइट में दो एंट्री थी, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और द आर्टिस्ट। अगर ये सर्विस दे रहे हैं म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को और द लाइक, मतलब अगर इन्होंने कॉपीराइट ट्रांसफर किया इन लोगों को तो फिर ये म्यूजिक कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे, ये म्यूजिक कंपोजर जीएसटी पे नहीं करेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो आज अगर मान लो म्यूजिक कंपोजर हैं, आज अगर मान लो सर सेलिंग थ्रू ईसीओ, तो वहां पर भी ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा जी।
इंश्योरेंस इंश्योरेंस वाले केस में भी ईसीओ वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं है। ईसीओ वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ 4 सर्विस वाले केस में है। एक सर्विस इन्होंने अभी नई ऐड की है, बट मैं उसको नई नहीं बोलूंगा, पुरानी सर्विस में से निकालकर उन्होंने एक अलग से एंट्री बना दी है। तो अब ये कह सकते हैं कि बस 5 केस में ईसीओ जीएसटी पे करता है और कहीं पर भी ईसीओ जीएसटी पे नहीं करता, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार मुझे बताओ जी, इस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? ये म्यूजिक कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। बट यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आ रहा है, ऑथर टू पब्लिशर। याद आ रहा है आपको? मैंने एग्जांपल दिया था कुमार विश्वास का कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो मतलब अगर कुमार विश्वास मान लो कविताएं भी गाते हैं, उनकी बुक्स भी आती हैं, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में अगर आपने कॉपीराइट ट्रांसफर किया तो पब्लिशर जीएसटी पे करेगा। बट यहां पे ऑथर के पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में भी जीएसटी पे कर सकता है, इसलिए ये कॉपीराइट वाली एंट्री 9 से निकालकर 9A में लेकर आए थे। मतलब ऊपर वाले केस में ऑलवेज क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। इस वाले केस में ऑलवेज रिवर्स चार्ज है, बट ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में रिवर्स चार्ज है, बट यहां पर जीटीए की तरह फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी गवर्नमेंट ने दे दिया है कि अगर तुम्हें फॉरवर्ड चार्ज लेना है तो फॉरवर्ड चार्ज ले सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी आपके पास है, बट आपको डिक्लेरेशन फाइल करके देनी पड़ेगी। और अगर आपने ऑप्शन ले लिया है तो 1 साल से पहले आप ये ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। ये बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। डन। अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट फिर निकल के आ रहा है कि मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर अगर सर्विस दे रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो जीएसटी कौन पे करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो सिंपल सा पॉइंट था कि अगर मान लो ओवरसीइंग कमेटी है, उसके मेंबर अगर सर्विस देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले जीएसटी पे करेंगे, ये लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर यहां पे क्या निकल के आ रहा है जी? अगला पॉइंट आ रहा है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर इंडिविजुअल डीएसए अगर सर्विस दे रहा है किसी बैंकिंग कंपनी को, तो फिर बैंक वाले जीएसटी पे करेंगे, ये डीएसए जीएसटी पे नहीं करेगा। अच्छा, अब ये लोग होते कौन है? इसको बहुत डिटेल में हमने क्लास में किया था। जैसे डेबिट कार्ड बेचने वाले होते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो बैंकों के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं। तो अगर मान लो वो सर्विस दे रहे हैं बैंकों को, तो फिर बैंक वाले जीएसटी पे करेंगे। ये जो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, गवर्नमेंट ने कहा ये लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे, पहले ही इंडिविजुअल हैं, दूसरा ये एजेंट है, ये सारे कंप्लाइंस कैसे करेंगे? तो ये अगर बैंक को सर्विस दे रहे हैं तो बैंक वाले इनके बिहाफ पे जीएसटी पे करें, ये सर्विस पे जीएसटी पे नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है कि अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देगा, तो फिर जीएसटी कौन पे करेगा? बैंक वाले जीएसटी पे करेंगे, बिजनेस फैसिलिटेटर यहां पे जीएसटी पे नहीं करेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। अब सबसे मेन पॉइंट यहां पे निकल के आता है, एक बात मेरे को बताना, अब देखता हूं आपका दिमाग कैसे काम करता है जी। बिजनेस कोरस्पोंडेंट अगर बैंक को सर्विस देगा, तो क्या उस केस में रिवर्स चार्ज है? या अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट का एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देगा तब रिवर्स चार्ज है? बताना एक बार मुझे जी, जल्दी बताओ। सर, गोबर गिराने के बहाने से मिलने आया करती थी वो, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने गायें ही तो भैंस ले आते ना नालायक। बच्चा कह रहा है मोहब्बत के दुश्मनों ने गायें बेच दी तो भैंस ले आते, क्या होगा? और कोई चीज ले आते, गोबर तो सभी करते हैं। हाँ, बच्चा कह रहा है यार शायरी कैसे ऐसी कर दी गाबा सर आपने। हाँ जी, फटाफट से बताओ जी मेरे को, जल्दी बताओ जी। बहुत बढ़िया यार, अब मेरे को देख के इतना अच्छा लगता है ना कि वाकई तुमने क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, मतलब प्राउड फील होता है बहुत। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट अगर बैंक को जीएसटी पे करेगा तो रिवर्स चार्ज नहीं है, तो फॉरवर्ड चार्ज है। बट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे, उस केस में रिवर्स चार्ज है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? चलो जी, तो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से चेक कर देखो, वही लिखा हुआ है कि अगर एजेंट है बिजनेस कोरस्पोंडेंट का, अगर वो बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देगा, उस केस में बिजनेस कोरस्पोंडेंट वाले जीएसटी पे करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। सर एक शायरी आपकी हो जाए, हाँ, ताकि तुम मेरी बेइज्जती मार दो।
भाई यही तो, भाई भाई मैंने बोल दिया, आप तुम कह रहे हो कि एक शायरी बस गाबा सर बोल दें, सर एक शायरी गाबा सर बोल दें और हम बेइज्जती मार देगा गाबा सर की। शायरी यार, शायरी शायरी शायरी। हाँ हाँ हाँ, चलो सुनाऊंगा सुनाऊंगा सुनाऊंगा। शिकायतों की, शिकायतों की, ध्यान ध्यान सुनिएगा साहब, ध्यान से। शिकायतों की पाई पाई संभाल कर रखी थी मैंने। शिकायतों की पाई पाई संभाल कर रखी थी मैंने, उसने गले से लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। ओ माय गॉड। आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। चलो जी, इधर सुनो ध्यान से, अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब अगली सर्विस हमारी निकल के आ रही है सिक्योरिटी सर्विस। अरे सिक्योरिटी सर्विस कौन सी, क्या ये सिक्योरिटी शेयर्स डिवेंचर की बात कर रहे हैं? नहीं, जो भी आपके सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, मतलब जो भी आपके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो आपके सोसाइटी के बाहर खड़े होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि सिक्योरिटी सर्विस जो है, उस सिक्योरिटी सर्विस पर भी रिवर्स है, बट वो कब लगेगा? एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब अगर सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर वो रिवर्स चार्ज नहीं है। तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सर्विस किसको दी है? किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में ये लोग जीएसटी पे करेंगे सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ सर, ये पहले भी सुनाई थी आपने, तो हाँ पहले सुनाई थी, अब दोबारा सुन लो ना, क्या हो गया? इधर सुनो ध्यान से, नालायक को हमने मुशायरा नहीं रख रखा यहाँ पे। ये कौन है अभी? अब तो ख्वाब में आना छोड़ दो, अब कौन सा हम साथ हैं, तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद, तो जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी अब। तेरे तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद, उससे पहले भी बर्बाद ही थे। बर्बादी स्टार्टिंग से चल रही है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते ना। गलत बात बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, इसलिए मैं कह रहा हूं मुशायरा मत छेड़ो यहाँ पे नालायक। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रहा है कि अगर सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है ना, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और अगर सिक्योरिटी सर्विस दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर ये लोग जीएसटी पे करेंगे, ये जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे एक बार चेक करो जी, इधर देखो ध्यान से। अब अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है जी, इस एंट्री को ध्यान देना, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब फटाफट से यहाँ पे आओ जी, इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट चेक करो यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या है जी? अगला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल। अच्छा याद है, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले केस में भी दो रेट थे, एक बार मेरे को बताना जी। अरे आकाश इधर देख लो यार, आरसीएम चल रहा है, बच्चों को समझ नहीं आता ये, तुम्हारे शायरी नहीं खत्म हो रही। आकाश को देख लो, कह रहा है वो सुनाना सर, हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के, उन्होंने हमें मारा सैंडल बदल बदल के। सैंडल नहीं, जूते लगेंगे तुम्हारे। इधर देखो ध्यान से नालायक, एक बार मेरे को फटाफट से बताओ जी, क्या रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले केस में भी दो रेट थे ना? याद करो, एक तो जीटीए वाले केस में दो रेट होते हैं, एक इस केस में भी दो रेट है। यहां पर भी मैंने कहा था कि एक तो 5% वाला रेट है, एक 12% वाला रेट है। अब सोच के बोलना, सोच के बोलना, अगर रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हैं और 12% वाला ऑप्शन लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट ने कहा था फिर तो फॉरवर्ड चार्ज ही है। बट अगर रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाला, अगर आपने ऑप्शन लिया 5% वाला, फिर गवर्नमेंट करिए उस केस में आरसीएम की बातें होंगी। पहली बात तो ये समझो, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर जीटीए 5% वाला ऑप्शन लेगा तो रिवर्स चार्ज है, और यहां पर भी अगर रेंटिंग और पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस देने वाला अगर 5% वाला ऑप्शन लेगा, उस केस में रिवर्स चार्ज है, 12% वाले केस में यहां पर भी फॉरवर्ड चार्ज है। बट अब स्पेशल पॉइंट सुनो ध्यान से, सर्विस देने वाला कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और सर्विस दी किसको है? बॉडी कॉर्पोरेट को। ये सबसे मेन पॉइंट है, आप यहां पर ये भूल जाओगे। मतलब अगर सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज है। ये क्लास के अंदर हमने डायग्राम भी बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। आपको मैंने प्रॉपर डायग्राम बनवाया था, बॉडी कॉर्पोरेट, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर सर्विस किसको दी है? बॉडी कॉर्पोरेट को, उस केस में गवर्नमेंट कहती है रिवर्स चार्ज की बात होगी। ये बात यहां पे लिखी हुई है। इट मींस अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, उसने रेंटिंग और पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस दी किसी कंपनी को, तो कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे, वो इंडिविजुअल जीएसटी पे नहीं करेगा। गवर्नमेंट यहां पे ये बात कहना चाह रही है जी। क्या मेरी बात से एग्री करते हो जी? सर अगर रिसीवर अनरजिस्टर्ड हो सिक्योरिटी सर्विस में तो एग्जम्प्ट है क्या? नहीं एग्जम्प्ट नहीं है ना, मीन फॉरवर्ड चार्ज है। देखो जहां जहां एग्जम्पशन थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, रिवर्स चार्ज वाली।
बाकी एग्जाम्शन और भी है, बट वो एग्जाम्शन में कवर नहीं है। जहां पे रिवर्स चार्ज नहीं है ऑटोमेटिकली वहां पे फॉरवर्ड चार्ज है, बस ये पर ध्यान दो। सर जीटीए 5% और आरसीएम वाला 12%, जितना जाएगा क्या मतलब? हाँ हाँ कविता, वही सेम यहाँ पर है। 5% वाले में रिवर्स चार्ज है, 12% वाले के इसमें फॉरवर्ड चार्ज है, और सेम 5% में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, 12% के अंदर आपको आईटीसी मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपने रेट कौन सा लेना है। ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट पर आओ। अगली फिर यहाँ पे सर्विस निकल के आ रही है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विस जी। कौन सर्विस निकल के आ रही है? लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। समझ के याद करो, मैंने आपको कहा था शेयर्स, आजकल शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, इसको आप लैंडिंग पर भी दे सकते हो। आप नॉर्मली किराए पर भी सेबी के थ्रू लगा सकते हो। तो अगर मान लो मैं लेंडर हूं, आप बोरोवर हो, अगर मैंने अपनी सिक्योरिटी की लैंडिंग की सर्विस आपको दी है सेबी के थ्रू, ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? सेबी के थ्रू हो रहा है, तो आप जीएसटी पे करोगे, लेंडर जीएसटी पे नहीं करेगा, बोरोवर जीएसटी पे करेगा। ये एंट्री नंबर 16 आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है जी। अब एक एंट्री हमारी बैलेंस बची है जहां पे अमेंडमेंट है, इसलिए वो एंट्री आपको मैंने अभी नहीं कराई। अब मैं वो एंट्री करवाने जा रहा हूं जी। अब एक बार आ जाओ जी यहाँ पे, ये देखो जी, अब एक बार चेक करो यहाँ पे, इस एंट्री को देखते हैं। इस एंट्री में थोड़ी सी अमेंडमेंट है, ज्यादा नहीं है, अमेंडमेंट थोड़ी सी है, बट मैंने कहा ना कई बार अमेंडमेंट बेस्ड पेपर बनते हैं तो अमेंडमेंट आ जाती है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। गवर्नमेंट के पास 17%, अरे कविता 17% मेरे बच्चे क्यों जाएगा मेरे बाबू? इधर देखो ध्यान से, मैंने 5% वाला ऑप्शन लिया तो 5% गवर्नमेंट को देना है ना। अगर मैंने 12 वाला ऑप्शन लिया तो फिर 12% देना है। अगर मैंने 5% वाला ऑप्शन लिया तो मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा, मेरे बिहाफ पे रिसीवर पे करेगा। ठीक है जी। और अगर मैंने 12% वाला ऑप्शन लिया तो मैं फिर 12% जीएसटी पे करूंगा, रिसीवर पे नहीं करेगा। 17% का मतलब कहां से आ रहा है? 17% जीएसटी में कोई रेट नहीं है, दोनों में से एक ऑप्शन आपने लेना है। अगर 5% वाला लोगे तो रिवर्स चार्ज में कवर है, अगर 12% वाला लोगे तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है। सिंपल सी बात है बस ये। चलो जी आओ जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार चेक करो अमेंडमेंट क्या आई है जी, बहुत ध्यान सुनना। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे ध्यान देंगे जी। हेलो भाई साहब, ओए ओ भीमा, इधर क्लास के बाद मैसेज आना चाहिए मेरे पास। तुम्हारे हंसना नहीं है, ना 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 ना। वंशिका, भीमा को बोल देना मुझे मैसेज करेगा, ठीक है ना? चलो इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार चेक करो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और अगर लोकल अथॉरिटी, ये चार लोग सर्विस दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को, तो गवर्नमेंट ने कहा था रिवर्स चार्ज है। मैं दोबारा बोलूंगा जी, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगर ये चार लोग सर्विस दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को, तो हमने क्या पढ़ा था? रिवर्स चार्ज है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगी तो रिवर्स चार्ज है, बट कुछ सर्विस छोड़कर, मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान है कितने बच्चों को ध्यान नहीं है, कुछ सर्विस हमने रिवर्स चार्ज से बाहर निकाली थी। मतलब रिवर्स चार्ज से बाहर का मतलब उस केस में फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी। अब कौन सर्विस बाहर निकाली थी एक बार चेक करो। यहां पे पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको यहां से बाहर निकाला है बट कोई फायदा नहीं है, इसको हम 5A में कवर कर लेते हैं। तो इस पे भी रिवर्स चार्ज, एक तरह से इस पे भी रिवर्स चार्ज है। ठीक है जी। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल ये बाहर निकाला, और फिर कौन सा बाहर निकाला? सर्विस स्पेसिफाइड बिलो, कह रहे हैं सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। याद करो पोस्टल डिपार्टमेंट की सारी सर्विस एग्जम्पशन में कवर भी नहीं होती, टैक्सेबल होंगी, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होंगी। आपको मैं अब दिखा दूंगा ना, इधर देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे ना डायग्राम इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि कई बच्चे उस डायग्राम को देख के कई बार घबरा ही ना जाएं कि भाई साहब ये डायग्राम, क्योंकि उस डायग्राम को बनाने में हमारा बहुत टाइम लगा था। मुझे नहीं पता आपको रेगुलर बैच वाले बच्चों को उस मेहनत का इल्म भी है या नहीं है, क्योंकि कमेंट वेंट करते नहीं हो बिल्कुल ही, मतलब तुम इतने कंजूस हो चुके हैं ना। रेगुलर बैच वाले बच्चे छोड़ो अभी, इधर ध्यान से आप ये चेक करो। ये डायग्राम हमने क्लास के अंदर बनाया था री, आप देख लो कितना बड़ा डायग्राम है। सारी की सारी एंट्री गवर्नमेंट वाली हमने इंटरलिंक की थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। ठीक है जी। तो वहां पर मैंने क्लियरली मैंने कहा भी था, आप अगर यहां पे चेक करोगे क्लियरली मैंने कहा था कि पोस्टल डिपार्टमेंट की, देखो पोस्टल डिपार्टमेंट, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स पैसेंजर, मतलब ये अगर सर्विस किसी पर्सन को भी दे रहे हैं ना, तो यहां पर मैंने कहा था वो तो टैक्सेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज में। इस केस में रिवर्स चार्ज का मतलब ही नहीं है जी। हाँ, इन सर्विस को छोड़कर अगर कोई सर्विस दी जा रही है बिजनेस एंटिटी को, फिर गवर्नमेंट ने कहा वहां पे रिवर्स चार्ज है, बट वो भी बहुत बाद में। याद करो यहां पे मैंने कहा था कि अगर मान लो सर्विस दे रहे हैं, दो केस हैं, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी।
अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट होती है एंट्री नंबर 6 में। फिर अगर सर्विस दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को, फिर दो केस हमने बनाए थे, या तो वो रेंटिंग की सर्विस दे रहे हैं या वो अदर सर्विस दे रहे हैं। फिर अगर वो अदर सर्विस दे रहे हैं और बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो वो एग्जम्प्ट थी। और अगर वो बिजनेस एंटिटी के टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, फिर दो केस थे उसके कि अगर बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है तो फिर वो एग्जम्प्ट है। और अगर बिजनेस एंटिटी अदर वाली कैटेगरी में कवर होती है तो फिर दो केस थे, कंसीडरेशन 5000 तक है, 5000 से ऊपर अगर 5000 तक है तो वो एग्जम्प्ट है, अगर 5000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल होगी रिवर्स चार्ज में। ये सारा का सारा डायग्राम विद एग्जम्पशन हमने क्लास के अंदर बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पे याद करवा दूं जी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखो यहां पे, अब उसके बाद रेंटिंग वाले केस में स्पेशल पॉइंट था। अब रेंटिंग वाले केस में स्पेशल पॉइंट क्या था? रेंटिंग वाले केस में दो केस थे, बिजनेस एंटिटी। अच्छा यहां पे रेंटिंग वाले केस में वो केस नहीं था कि बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है या थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, वो वाला पॉइंट यहां पे नहीं था, वो अदर वाले केस में था। यहां पर सीधा क्या था? अगर बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट है तो वो एग्जम्प्ट है, अगर वो गवर्नमेंट नहीं है, कंसीडरेशन अगर 5000 तक है तो वो एग्जम्प्ट है, अगर 5000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल होगी, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी। ये सारी एंट्री अभी भी सेम है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई। बट अमेंडमेंट आई कहां पे? वो सुनो अमेंडमेंट कहां पे आई है। अमेंडमेंट बस ये निकल के आई है, अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ में ना इन्होंने अब यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी जोड़ दिया, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर रेलवे डिपार्टमेंट भी अब कोई सर्विस देगा तो गवर्नमेंट ने कहा अब वो टैक्सेबल होंगी, और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होंगी, वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल नहीं होंगी। अब बस इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं। मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ एक डिपार्टमेंट और जोड़ दिया। कौन सा डिपार्टमेंट जोड़ दिया? रेलवे का डिपार्टमेंट। इट मींस इनकी सर्विस भी अब टैक्सेबल है और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। ऐसा पता क्यों किया सर? न्यू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आई है, ऐसा पता क्यों किया है? लॉजिक पता है तुम्हें? फ्यूचर दिखाऊं इंडिया का? फ्यूचर देखने चलोगे मेरे साथ? आओ उधर देखो, उधर उधर देखो एक बार, उधर देखो, देखो सही, वो दिख रहा है। आज से 5 साल के बाद रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखो जैसे LIC को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, ऐसे रेलवे को कर रही है। और इस अमेंडमेंट से यही लग रहा है कि रेलवे डिपार्टमेंट धीरे धीरे गवर्नमेंट यहां से बाहर निकाल रही है, क्योंकि प्राइवेटाइज करना है तो गवर्नमेंट का एग्जाम्पशन से बाहर निकालेंगे, रिवर्स चार्ज से बाहर निकालेंगे, तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर करेंगे। फॉरवर्ड चार्ज में कवर करेंगे तो वही कंपनी वाले GST पे करेंगे, अभी नहीं। बट इस अमेंडमेंट से फील ही आ रही है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज करना चाहती है रेलवे को, और ये गवर्नमेंट कई बार कह भी चुकी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, इसलिए गवर्नमेंट यहां पे रेलवे डिपार्टमेंट जोड़ा है कि भैया अब ये टैक्सेबल हम करेंगे और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है जी। अब देखो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? देखो जी अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है। अब देखो यहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट ने कहा था रिवर्स चार्ज है, रेंटिंग वाले केस में गवर्नमेंट ने कहा था रिवर्स चार्ज है। अब गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अब कवर नहीं होगी। अब खुद सोच के बताओ, अगर गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बाहर निकाल दिया तो अगर अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर रेंटिंग की सर्विस दे रही है तो क्या फॉरवर्ड चार्ज में कवर हो गई? नहीं होगी। यस कवर हो गई, क्योंकि जब गवर्नमेंट से बाहर हो गई, रिवर्स चार्ज वाली एंट्री से बाहर हो गई। अगेन देखो फिर वही अमेंडमेंट की है, इसको फॉरवर्ड चार्ज में डाल रहे हैं। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे जी, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, मैं अब उनकी बात कर रहा हूं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या रेलवे डिपार्टमेंट अगर मान लो कोई भी सर्विस दे रहा है ना, कोई भी सर्विस दे रहा है, अब उनकी सर्विस एग्जम्पशन में कवर नहीं है और वो टैक्सेबल है, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, वो रिवर्स चार्ज में नहीं है। बस इतनी सी बात ध्यान दे लो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो एग्जम्पशन में, एग्जम्पशन में भी दिखाता हूं, इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। ये देखो जी आपकी अमेंडमेंट जो है, अगला चैप्टर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको अब देखेंगे उसमें क्या अमेंडमेंट है, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो एग्जम्पशन एग्जम्पशन एग्जम्पशन, ये रहा। अब इसमें देखो जी एग्जम्पशन में ये रहा, देखो यहाँ पे अभी हमने गवर्नमेंट वाली एंट्री की थी ना, गवर्नमेंट वाली एंट्री देखो, पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ वही जोड़ दिया ना, रेलवे डिपार्टमेंट। एग्जम्पशन से बाहर निकाल दिया, टैक्सेबल कर दिया, और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल कर दिया। आप चेक करोगे अगली एंट्री के अंदर भी सेम चेंज आया है। ये देखो रेलवे डिपार्टमेंट जोड़ दिया, टैक्सेबल हो गया,
फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हो गया। तो मतलब जहां जहां पोस्टल डिपार्टमेंट था ना, साथ में ये चिपका दिया। ये अमेंडमेंट है, ये गवर्नमेंट वाली एंट्री के अंदर देखो, पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट साथ में जोड़ दिया। मतलब अगर अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट कहीं पर भी तुम्हें पेपर में दिख जाता है तो वो टैक्सेबल है, और फॉरवर्ड चार्ज में उसकी सर्विस टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही जी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं उनसे बात कर रहा हूं जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं। देखो बाहर अगर कोई दूसरा बच्चा बैठा है, मैं फिर बोलूंगा, गाली वाली मत निकालना, बस बाकी सब ठीक है यार। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखो सर इस पे हमने बहुत टाइम लगाया रेगुलर बैच के अंदर। जब हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर करेंगे तो अच्छे से रिवीजन कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, उसमें टाइम भी लगेगा। और बट उसमें सबसे पहले हम इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं, 5-6 फरवरी से इनकम टैक्स की स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि आपको डर इनकम टैक्स से ही लगता है। टेंशन मत लो, तुम्हारे खून में मिक्स कर दूंगा इनकम टैक्स रिवीजन क्लास के अंदर ही। रेगुलर बैच तो छोड़ दो, रिवीजन क्लास के अंदर ही कह रहा हूँ, तो मैं नचवा दूंगा। मैं तुम कहोगे भाई साहब टैक्स से हमें प्यार हो गया, इतना मेरा वादा है तुमसे, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? पक्का पक्का? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? ठीक है जी। नाइट मैराथन तो लूंगा, 12 घंटे वाली मैराथन होगी, क्यों नहीं होगी? 12 घंटे वाली होगी बिल्कुल, बट वो होगी मार्च में, अभी लेने का फायदा नहीं है ना। अभी देख लो बच्चे कितने आ रहे हैं, अभी बच्चों को मे एग्जाम दूर लग रहे हैं ना, अभी बच्चों को मे एग्जाम दूर लग रहे हैं। जैसे फरवरी एंड आएगा और मार्च आएगा, फिर देखना बच्चे बढ़ जाएंगे, उस टाइम लूंगा फिर 12 घंटे वाली रिवीजन क्लास। ठीक है जी। भीमा तुम मेरे को मैसेज करना। भीमा, ना 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 ना, आज मैं रोशनी के नोट्स दिखा रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में। बच्चा कह रहा है यार, कब सर कैसी बात कर रहे हो? आओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, अब यहाँ पे सर मतलब गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट मिनिस्ट्री से ही लेगी, चाहे वो हाँ बिल्कुल सही बात है जी। मतलब वो कह रहे हैं वो हमारा डिपार्टमेंट है, एक्चुअल में वो गवर्नमेंट नहीं है, वो हमारा डिपार्टमेंट है। तो मतलब गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सर्विस दे रहे हैं तो अब यहां पर इनको जीएसटी देना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अब एक बार आ जाओ जी। अब बताओ, पहले रिवर्स चार्ज वाली सारी एंट्री एक बार हमारी हो चुकी है, अमेंडमेंट हो चुकी है, डायरेक्टर वाली अमेंडमेंट हो चुकी है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट इन्होंने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ डाल दिया, मतलब उनकी सर्विस अब टैक्सेबल कर दी है, और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल कर दी है, एग्जम्पशन से भी बाहर निकाल दिया, मतलब उनकी सर्विस टैक्सेबल और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर क्या ये क्लास फ्री है? नहीं मेरे बेटे, क्लास फ्री नहीं है, एक लाइक एक कमेंट चलता है इसके लिए, एक लाइक एक कमेंट इसकी फीस है। अगर आप फीस दे सकते हो तो आप क्लास के अंदर बैठ सकते हो, वैसे कैश में कुछ नहीं पे नहीं करना, लाइक और कमेंट अगर आप कर सकते हो तो आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब आ जाओ सबसे मेन पॉइंट जो हमारा है, दैट इज 9(5). अब यहां पे आओ जी, अब एक बार 9(5) पे आओ जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब यहाँ पे 9(5) पे आओ। अब यहाँ पे आ जाओ, ये लो, इसमें अमेंडमेंट आई है जी, इसमें अमेंडमेंट आई है, छोटी सी अमेंडमेंट आई है इसमें जी। ओके युगांश, इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, डायरेक्टर वाले केस में 2 केस बनाओ। अब इधर देखो, 2 केस डायरेक्टर वाले केस में, अगर डायरेक्टर सर्विस दे रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर या इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, मतलब उसका कोई डायरेक्टर का उससे एग्रीमेंट नहीं है, मान लो उसने कोई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे दी, या उसने कोई घर का सामान उठा के किराए पर दे दिया, मतलब उसने कोई भी पर्सनल एक्टिविटी की सर्विस दी कंपनी को, तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहा, तो ये टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज में, इसमें रिवर्स चार्ज नहीं है। अगर इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर तू सर्विस दे रहा है, जो तेरा और कंपनी का एग्रीमेंट है, तो तू बता दो एम्प्लॉय है या नहीं है। अगर तू एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि कई डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, आपको मैंने कहा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो तू एम्प्लॉय नहीं है, टैक्स लगेगा रिवर्स चार्ज में। अगर तू एम्प्लॉय है और तुझे सैलरी मिल रही है, तो फिर तो शेड्यूल 3 में कवर है, अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो फिर वो टैक्सेबल होगा रिवर्स चार्ज में। ये पॉइंट बस यहां पे निकल के आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, चलो अब यहां पे फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब यहां पे आओ, इसमें अमेंडमेंट क्या आई है। अमेंडमेंट छोटी सी है, बस एक बार मेरे को ये बता दो, बस सेक्शन नंबर 9(5) किन किन केस में ईसीओ जीएसटी पे करता है जी? याद करो मैंने कहा था 4 सर्विस ऐसी है, 4 सर्विस,
4 सर्विस ऐसी है जहां पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा। पहली सर्विस कौन सी निकल के आती है? पहली सर्विस निकल के आती है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। अब यहां पे इन्होंने क्या कर दिया है, ये ओमनी बस इन्होंने यहां से हटा दिया है। और एनी अदर मोटर व्हीकल, मतलब किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, किसी ईसीओ के थ्रू आपने सर्विस ली पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की, आपने कोई रेडियो टैक्सी बुक कराई, मोटर कैब बुक कराई, मैक्सी कैब बुक कराई, मोटरसाइकिल बुक कराई, या एनी अदर मोटर व्हीकल बुक कराई, तो वो ऑनलाइन वेबसाइट वाले जीएसटी पे करेंगे। अभी तक ये लिखा था, उसमें ओमनी बस भी था। ओमनी बस मतलब रेड बस, ओमनी बस मतलब रेड बस। अब इन्होंने यहां से हटा दी है। अब यहां से हटाकर ना इसको ये नई एंट्री में ले गए हैं। इसको ये अब किस में ले गए हैं, इसको ये नई एंट्री में ले गए हैं, मतलब यहां से हटाकर एक नई एंट्री इन्होंने इंसर्ट कर दी है। अब वो नई एंट्री कैसी दिखती है मैं आपको दिखाता हूं जी। अब देखो यहां पे वो नई एंट्री कैसी दिखती है, ये लो जी। अब यहां पे चेक करो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना जी। देखो पहले क्या लिखा था, पहले ये लिखा था, देखो वही एंट्री जो हमने पढ़ी है ना। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस लिखा है ना, और एनी अदर मोटर व्हीकल, यही पढ़ी है हमने, यही पढ़ी है। विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अक्टूबर 23, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस हैज बीन एक्सक्लूडेड from the above entry and a separate category of service has been introduced for transportation of passenger by an omnibus. This has been undertaken as follows. अब above category of service has been amended as under. अब क्या हो गया, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सक्लूड ओमनीबस। ओमनीबस यहां से बाहर निकाल दी, ठीक है, ओमनीबस यहां से बाहर निकाल दी। अब आगे देखो जी, द न्यू कैटेगरी ऑफ सर्विस हैज बीन इंट्रोड्यूस। अब नई एंट्री इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ईसीओ इज ए कंपनी। मतलब पता क्या कहना चाह रहे हैं, अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस बाय ओमनी बस के थ्रू दी जा रही है, बाय ओमनी बस के थ्रू दी जा रही है, और ये सर्विस देने वाली एक कंपनी है, तो फिर तो कंपनी जीएसटी पे करेगी। याद है आपको मैंने कुछ कहा था कि बड़े बाप की औलाद, ये बात हमने बात की थी स्विगी जोमेटो वाले केस में, कि मतलब स्विगी जोमेटो वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि रूम रेंट आपको चेक करना है, वहां पे होटल वाले जीएसटी पे करते हैं। यहां पर भी गवर्नमेंट ने कह दिया, मतलब कि मान लो एक कंपनी है और ये अदर देन कंपनी है, ठीक है। अब ये ओमनी बस की सर्विस दी जा रही है और सप्लायर जो है वो कंपनी है, और ये सर्विस दी जा रही है ईसीओ के थ्रू, या ओमनी बस की सर्विस दी जा रही है और सर्विस देने वाला सप्लायर, एक्चुअल सप्लायर जो है वो अदर देन कंपनी वाला इंडिविजुअल है मान लो, और ये सर्विस दी जा रही है ईसीओ के थ्रू। तो गवर्नमेंट ने कहा इस केस में तो ईसीओ जीएसटी पे करेगा, इस केस में ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा, इस केस में कंपनी जीएसटी पे करेगी। अब ये नई एंट्री बस ये बात कहना चाहती है। क्या मेरे बात समझ में आ रही है जी? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, बहुत ध्यान सुनना जी, बहुत ध्यान सुनना। मतलब वो ये बात कहना, देखो क्या लिखे आगे, कह रहे हैं द टैक्स ऑन सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी थ्रू ईसीओ इज नॉट पेबल बाय ईसीओ, इट विल बी पेबल बाय कंपनी इटसेल्फ। मतलब ये फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगी। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जी, कंफर्म है आपके एग्जाम में, ये पॉइंट आपके एग्जाम में एक आधा पॉइंट डाल देंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अमेंडमेंट इंपोर्ट है, छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट है, और ये आईसीएआई ने बाद में इंट्रोड्यूस की है स्टैट्यूटरी अपडेट्स, तो इसलिए मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ रेगुलर बैच वाले बच्चों को। बट है ये बिल्कुल सिंपल, इसके अंदर कोई खास बात है नहीं है। बस जो पॉइंट हमने पहले ओमनी बस ऊपर पढ़ा था, अब उसकी एंट्री नीचे से आ गई है। बट अब यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट और डाल दिया कि अगर सप्लायर एक्चुअल में कंपनी है तो फिर कंपनी जीएसटी पे करे, अगर अदर देन कंपनी है और ये सर्विस ईसीओ के थ्रू दी जा रही है फिर ईसीओ जीएसटी पे करेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। सर एक बार दोबारा तो दो, देखो सिंपल सी बात समझो यार, ये ना ऑनलाइन वेबसाइट है, इधर देखो ये ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है, ये ऑनलाइन वेबसाइट है। अब ये ऑनलाइन वेबसाइट है, मान लो ये है, मान लो रेड बस, मान लेते हैं रेड बस, ठीक है, ये मान लो एक रेड बस है।
अब ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ये ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं। अब रेडबस क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब ये तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ये सामने बैठे हैं कंज्यूमर, ये सामने तुम लोग हो, ठीक है। तुम इस वेबसाइट पे जाते हो, अपनी बस की टिकट बुक करवाते हो, ठीक है। अब एक्चुअल सप्लायर मान लो है एबीसी लिमिटेड। एक्चुअल सप्लायर मतलब जिसकी एक्चुअल में कंपनी है। भाई जो तुमने टिकट बुक कराई तो उसका कोई सप्लायर तो होगा ना, कंपनी किसी और की होगी ना, तो मान लो वो एबीसी लिमिटेड है, या मान लो वो मिस्टर ए है, उसने अपने आप को लिस्ट करवा दिया इस वेबसाइट के ऊपर, और इस कंपनी ने लिस्ट करवा दिया इस वेबसाइट के ऊपर। अब अगर आपने मान लो यहां से ऑनलाइन वेबसाइट से आपने बुकिंग करवाई, अब अगर ऑनलाइन वेबसाइट से बुकिंग कराई और इसकी सप्लायर कंपनी है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई फिर ये वेबसाइट वाले जीएसटी पे नहीं करेंगे, ये कंपनी जीएसटी पे करेगी, यहां पे ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा। बट अगर ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और ये एक्चुअल सप्लायर कंपनी नहीं है, तो उस केस में फिर ये वेबसाइट वाले जीएसटी पे कर देंगे। उस केस में ना ए जीएसटी पे करेगा ना आप लोग जीएसटी पे करोगे, हम दोनों के बिहाफ पर ये वेबसाइट वाले जीएसटी पे कर देंगे। बस वही बात कहना चाह रहे हैं जी। क्या आप थोड़ा सा क्लियर हुआ? क्या अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है बताओ? क्या अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है? बोलो भाई। लॉक कर दूं? पक्का पक्का ना? हाँ अरे वेबसाइट वाला ही तो मेरे बच्चे इस ईद कविता, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फिर हमने 9-5 के अंदर पढ़ा क्या है, आर स्विगी जोमेटो ओला उबर, ये सब वेबसाइट वाले, इन्हीं को तो ईसीओ बोलते हैं मेरे बच्चे। ओ माय गॉड। ईसीओ और किसको बोलते हैं? वेबसाइट वाले को ही तो बोलते हैं। यही तो मेरा ईसीओ है ना, ये मेरा ईसीओ है। तो उन्होंने बोला आप ओमनी बस की सर्विस दे रहे हो इस ईसीओ के थ्रू। अब अगर इसका सप्लायर कंपनी है एक्चुअल में, जिसका जिसकी जो इसकी ये बस बस है, ये मान लो कंपनी है, अब कंपनी लिस्ट कर रखी है, अब तुम रिसीवर हो, एक्चुअल तुमको लगा कि तुमने सर्विस ली है वेबसाइट से, तुमने वेबसाइट से तो ली है, बट वेबसाइट ने भी तो कहीं और से ली होगी ना। और जो मेन सप्लायर है वो कंपनी है, तो फिर उसमें बोला रही है ऑनलाइन वेबसाइट वाले जीएसटी पे नहीं करेंगे, ये कंपनी जीएसटी पे करेगी। बट अगर वो कंपनी नहीं है फिर ऑनलाइन वेबसाइट वाले जीएसटी पे करेंगे, वही बात कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं पूजा, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, इस केस में नहीं है, इस केस के अंदर बस यही है जो सामने लिखा है, इस केस के अंदर बस यही है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है चलो भैया फटाफट से बाकी एंट्री बताओ यार। अब इसको पैक करें, लॉक कर दूं, तो आरसीएम की सारी अमेंडमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो एग्जाम्शन की एंट्री थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। एक एग्जाम्शन बस हमारी अमेंडमेंट और बची है, एक एग्जाम्शन हमारी और बची है, ये वाली एंट्री। ये एंट्री अब नई इंसर्ट की है इन्होंने। ये कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई। अब जैसे वाटर सप्लाई की सर्विस गवर्नमेंट को नहीं देते, पानी की सप्लाई की सर्विस, पब्लिक हेल्थ, ठीक है जी, सैनिटेशन, उसके बाद जी सॉलिड वेस्ट ट्रीट मैनेजमेंट जो करते हैं, जो आपका मतलब कूड़ा कचरा जो होता है सॉलिड वेस्ट होता है उसको मैनेजमेंट करते हैं, एंड स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। अगर ये सर्विस गवर्नमेंट को दी जा रही है तो गवर्नमेंट ने कहा जी वो एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं करेंगे। तो मे भी आपके एग्जाम में एक आधा पॉइंट पूछ सकते हैं कि अगर इनमें से कोई सर्विस अगर गवर्नमेंट को दी जा रही है तो क्या वो एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है। ये नई एंट्री इन्होंने इंसर्ट की है, गवर्नमेंट ने कहा ये वाली एंट्री एग्जम्प्ट है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? सर मैंने पहले कभी जीएसटी नहीं पढ़ा, और सीधा बुलेट रिवीजन, सीधा बुलेट रिवीजन। मैं तभी कहूँ बच्चों के लाइक कम क्यों आते हैं। अब पता लगा कहाँ से, तुम तो लाइक वैसे नहीं कर सकते मेरे बच्चे। हाँ नहीं नहीं ये उनकी वेबसाइट के ऊपर ही है, उनकी वेबसाइट पर स्टैट्यूटरी अपडेट्स है, उन्होंने ही रेड किया हुआ है। सर कंपनी इज अनरजिस्टर्ड देन हु विल पे जीएसटी। अगर कंपनी अनरजिस्टर्ड तो जीएसटी क्यों लगेगा जी? फिर उस केस में कंपनी को करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन जी। ठीक है जी, इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम सोच रहे हो ना, बाकी एंट्री में 22 वाला था, इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना। और एक बात बताऊं, वैसे भी अगर ईसीओ के थ्रू तुम करवाते हो तो तूने सेक्शन 24 पढ़ा होगा, वहां करवाना मैंडेटरी है ना। हमने 24 पढ़ा तो है, अगर मान लो आप ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहे हो तो वहां करवाना कंपलसरी है ना, तो इस केस में करवाना पड़ेगा, 24 में कवर हो जाती हैं जी।
चलो जी फटाफट से आओ जी, अब एक बार फटाफट से आओ, इधर देखो ध्यान से यार। अब एक एंट्री ये क्लियर हो गई, अब ये ओमनीबस वाली। अब दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की सर्विस। याद करो, मेक माई ट्रिप, Booking.com, गोआई बीबो, उसके बाद ओयो हो गया, और फिर आपका हो गया Booking.com हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, ओयो हो गया, और फिर आपके जो मतलब जिनसे भी तुम होटल की एकोमोडेशन की सर्विस ले सकते हो, वो सारी की सारी वेबसाइट, वो सारी की सारी वेबसाइट वो जीएसटी पे करेंगे। पॉइंट नंबर बी निकल के आ रहा है, प्रोवाइडेड। अगर सप्लायर लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर तो सप्लायर पे करेगा, बट अगर सप्लायर लाइबल नहीं है, फिर ये ऑनलाइन वेबसाइट वाले जो हैं ये जीएसटी पे करेंगे। सेकंड एंट्री आपकी ये निकल के आती है। तीसरी एंट्री क्या निकल के आ रही है, हाउसकीपिंग की सर्विस। हाउसकीपिंग वाला अर्बन कंपनी, याद करो अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैप हो गया, तो ये अर्बन कंपनी वाले हाउसकीपिंग की सर्विस देते हैं। अगर इनके सप्लायर लाइबल टू रजिस्टर्ड है 22(1) में, फिर तो वही पे करेंगे, और अगर वो 22(1) में कवर नहीं है, फिर ये अर्बन कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे। तीसरी एंट्री ये निकल के आ रही है। ठीक है जी। और फिर लास्ट पॉइंट ये निकल के आ रहा है, ये रेस्टोरेंट वाला जी। अब रेस्टोरेंट वाले में स्विगी और जोमेटो यहाँ पे कवर हो कि स्विगी जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे, बट अगर स्विगी जोमेटो से आपने खाना मंगाया किसी ऐसे रेस्टोरेंट से, जो रेस्टोरेंट किसी ऐसे होटल में है जिसका रूम रेंट पर डे का 7500 या उससे ज्यादा का है, तो फिर वो होटल वाले जीएसटी पे करेंगे, फिर ये स्विगी जोमेटो वाले जीएसटी पे नहीं करेंगे। बट अगर आपने इनसे खाना मंगाया किसी ऐसे रेस्टोरेंट से जो जिस होटल में है, अगर उसका रूम रेंट 7500 से कम है पर डे का, तो फिर स्विगी जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे। ये बात हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो ये सारी बात हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी। अब जाके ये पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखो 7500 रुपये पर डे और इक्विवेलेंट है, तो अब उससे ऊपर है तो फिर ये होटल वाले जीएसटी पे करेंगे, नहीं तो फिर ये ऑनलाइन वेबसाइट वाले स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उबर ईट्स हो गया, ये सब जीएसटी पे करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। डन। हाँ, बड़े अगर ये बड़े बाप की औलाद हैं तो फिर होटल वाले जीएसटी पे करेंगे, अगर बड़े बाप की औलाद नहीं है फिर ऑनलाइन वाले जीएसटी पे करेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। यस 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 यस, बिल्कुल सही बात है, कह सकते हो, क्या करेंगे। चलो वापिस आओ, वापिस आओ जी, वापिस आओ। चलो जी, अब इधर देखो ध्यान से। तो फाइनली अब जाके एंट्री सारी हमारी खत्म हो जाती हैं, और इसी के साथ ही हमने रिवर्स चार्ज पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एक बार मेरे को बताना कल हमने क्या करना है, जल्दी बताओ। अब हमारा रिवर्स चार्ज क्या हो गया, स्वाहा। अब चैप्टर हमारे कौन कौन से हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर स्वाहा, सप्लाई का चैप्टर स्वाहा, कॉम्पोजिशन लेवी स्वाहा, टाइम ऑफ सप्लाई स्वाहा, वैल्यू ऑफ सप्लाई स्वाहा, रिवर्स चार्ज विद एग्जम्पशन लिंकिंग स्वाहा। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। अब कल हमारा क्या है जी, कल हमारी क्लास किसकी है, रोहन, उसमें ना अभी अमेंडमेंट करनी है, उसके बाद दूंगा फिर। कल आईटीसी डन। ठीक है जी, डन 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 डन। चलो जी, तो कल फिर हम आईटीसी, ठीक है जी, कल हम डिस्कस करेंगे आईटीसी एंड पेमेंट, और फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में सेम टाइम रात को 9 बजे इसी जगह पर हम मिलेंगे लाइव। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। बस आपसे इतना ही कहूंगा, जब भी वीडियो खत्म होती है आप कमेंट किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। भीमा मैसेज मी चलो कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल जी।